उस पेड़ के हरे पत्तों पर या उस पेड़ की छाल पर या फिर उस चिड़िया का बना घोंसला, ये सब संघर्ष है। चिड़िया का वो अधूरा ख्वाब सजाना, तिनका तिनका जोड़ वो घर बनाना, उस टूटी फूटी सपनों की कश्ती को डूबने से बचाना या फिर उस दुख के दरिया को पी जाना, ये सब संघर्ष है। उसका खुद को जीतने का संघर्ष, उन अधूरे सपनों को पाने का संघर्ष, उस चिलचिलाती धूप में अपने पंखों को जलाने का संघर्ष। हाँ, ये सब संघर्ष ही तो है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं NCERT की किताबों में से बनाए गए नोट्स में से, और ये नोट्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कक्षा 9 के हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं भूगोल के, और आज भूगोल का पाठ संख्या 4 हम अध्ययन करेंगे। 9वीं की कक्षा की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है समकालीन भारत 1 और अध्याय 4 का नाम है जलवायु। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि जैसे 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। और मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे कि आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, या टेम्परेचर हाई होगा, आज टेम्परेचर कम रहेगा, आज बर्फबारी हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। ये क्या कहलाएगा? ये मौसम है। और यदि हम जलवायु की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए एक विशाल क्षेत्र, एक विशेष स्थान की जो मौसम की विविधताएं हैं उनका कुल योग ही क्या कहलाएगा? जलवायु कहलाएगा। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। भारत की जलवायु को कैसा कहा गया है? मानसूनी कहा जाता है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। आगे देखते हैं, वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वार्षिक वर्षण में भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। जहां भारत के पश्चिमी राज्य जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में, बीकानेर जैसे जिलों में बहुत ही कम वर्षा होती है। और बात करें मेघालय जैसे राज्य की तो वहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और राजस्थान में यह कितनी रह जाती है? 10 सेंटीमीटर। और राजस्थान के किस हिस्से में? पश्चिमी राजस्थान में यह कितनी रह जाती है? 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में एवं बाकी देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब मानसून लौटता है तो लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में बारिश करता है। आगे देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से? अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। ये सभी बातें किसको प्रभावित करती है? जलवायु को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है तथा तापमान क्या हो जाता है? माइनस में ऋणात्मक, यानी कि वो धीरे धीरे घटता जाता है। आगे देखिए, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और ये एग्जाम में
पूछा भी जा चुका है। आगे देखिए, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करती है। आगे देखिए, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों, किन भागों में? उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और आगे हम अध्ययन करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का। नंबर 1 देखिए, अक्षांश। देश का लगभग आधा हिस्सा कर्क रेखा के उत्तर में तथा आधा हिस्सा दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग उपोष्ण कटिबंधीय है तथा दक्षिण में शेष उष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे है ऊंचाई। उत्तर में हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करने से ये रोकता है। आगे है वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित अवस्थाएं निम्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। कौन कौन सी? वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे देखिए, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और बहती है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु, कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों से ऊपर बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर यह वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक क्या है? जेट धारा है। अब आगे देखेंगे कि जेट धारा क्या है। देखिए, जेट धारा ये एक संकरी पट्टी में स्थित अक्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। आगे देखिए, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या है। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ये
अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं। ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे देखिए, भारतीय मानसून के बारे में पढ़ते हैं। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने के विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इसकी स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। आगे देखिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी 131 डिग्री पूर्व तथा हिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिणी 149 डिग्री पश्चिम के दाब की अंतर्गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो यानी एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। अब एल नीनो देखिए क्या है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। आगे पढ़ते हैं। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये संपदमान प्रकृति की होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून की भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश ये करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है। कौन कौन से 2 भागों में बंट जाता है? अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास बंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल शाखा भी जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुंच जाता है। दोनों शाखाएं गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में ये मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से जो शाखा होती है उससे 29 जून के लगभग यहाँ मानसूनी बारिश होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है।
मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल की अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक ये होती है। आगे देखिए शीत ऋतु। उत्तरी भाग में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है तथा उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। बस तमिलनाडु तट पर ही वर्षा होती है क्योंकि ये मानसून के लौटने का समय होता है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र के बाहर की ओर प्रवाहित होती है। इस ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण इसका है। शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, मावट कह देते हैं या मोठ भी कह देते हैं, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ग्रीष्म ऋतु देखिए, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः कितना रहता है? 45 डिग्री रहता है। उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है तथा वायु दाब में कमी आती है और लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है जो ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में ये चलती है। बारिश, आंधियाँ, हिमवृष्टि, तेज गर्जना वैशाख के महीनों की विशेषता है। पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होता है। मानसून में आने वाला ये विराम मानसूनी गर्त की गति से ये संबंधित है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण ही क्या आती है? बाढ़ें आती है। मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। दिन में उमस होती है जिसे क्वार की उष्ण के नाम से जाना जाता है। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। आगे देखिए, कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। पश्चिमी तटों के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
तो फ्रेंड्स, आज की कक्षा आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अगली कक्षा में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।